नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC पर 50,000 और सैनिकों की तैनाती करेगा। चीन की तरफ से बार बार होती घुसपैठ के मद्देनजर भारतीय सेना पिछले काफी वक्त से इस तरह की मांग कर रही थी। LAC पर सेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कोर के गठन को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि ये कदम काफी महंगा है क्योंकि इस कोर में 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में रक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति यानी कि CCS ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इस बैठक में कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा थल सेना अध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउन भी मौजूद थे। क्या मायने हैं भारत की तरफ से इस तरह के कदम के और क्या इसे शक्ति के संतुलन की नजर से देखा जाना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे हम अगले आधे घंटे। पहले ये रिपोर्ट। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की कमेटी ने नई माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाने को अपनी मंजूरी दे दी है। नई माउंटेन कोर के लिए सरकार 64,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में होगा। भारतीय सीमा में दिनों दिन बढ़ रही चीन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2009 के बाद इतना बड़ा फैसला लिया है। गौरतलब है कि अप्रैल की घुसपैठ के बाद एक बार फिर चीन के सैनिकों ने लद्दाख के चुमार सेक्टर में लगे निगरानी कैमरों को तोड़ा और कुछ को अपने साथ ले गए थे। ऐसा उन्होंने तब किया जब भारत के रक्षा मंत्री AK एंटनी चीन की यात्रा पर जाने वाले थे। एशिया की महाशक्ति के रूप में उभर रहा चीन लगातार भारतीय सीमा पर अपना हक जताने की कोशिश करता रहा है। हालांकि भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। ऐसे में कैबिनेट की ओर से लिया गया इस तरह का फैसला भारत चीन के संबंधों पर क्या असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मिलवाते हैं अपने खास मेहमानों से। कमल मित्र चिनॉय हैं, प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। RN दास हैं, सीनियर फेलो IDSA से। संदीप दीक्षित हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर द हिंदू। और साथ ही KC सिंह, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, अगर आपसे मैं शुरुआत कर सकूं, क्या वाकई इसको जंगी नज़र से देखा जाना चाहिए कि चीन के विरोध में भारत की जंग की तैयारी? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जैसा कि आप जानती हैं 1988 में जब बोफोर्स का स्कैंडल आया, फिर 1991 में भारत को सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई, तो उस टाइम हमारे पास आर्थिक ताकत नहीं थी ऐसा कुछ करने की। और 1988 से लेके कारगिल की झड़प 1999 को लॉस्ट डिकेड इन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट मॉडर्नाइजेशन साइकिल है इंडिया की, जिसमें कि स्ट्राइक कोर भी सोचा गया है। और दूसरी बात, ये घुसपैठों के लिए नहीं है। घुसपैठ के लिए तो बहुत ही हल्के हथियार लेके लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ, AK SLR ये सब, बल्कि स्ट्राइक कोर जो बनाई जा रही है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस को कम करने के लिए है, जिससे कि जब चीन के साथ हिंदुस्तान का मिलिट्री इम्बैलेंस कम होगा तो फिर बॉर्डर के संविधान के लिए जो वार्ता होगी वो शायद ज़्यादा कारगर हो पाए। और एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये बात है कि मॉडर्नाइजेशन साइकिल के तहत थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है, जैसा कि हर हिंदुस्तान की बड़ी स्कीमों में होता है, पर ये सारा पहले से सोचा गया था। और जाहिर है कि 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए हिंदुस्तान को की जो तैयारी होनी चाहिए उसके तहत एक कदम है, ना कि इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए या इस तरह की बिल्कुल, चीज़ों के लिए। यानी कि यही जो है वो डिप्लोमेसी की कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक तरफ रक्षा मंत्री वहाँ पर जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, दूसरी तरफ जंग की तैयारी जो है वो कम से कम अपनी तरफ से पूरी रखनी है। आपने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर इसको कहा जा सकता है। KC सिंह, ये हम जो तैयारी की बात कर रहे हैं, संदीप कह रहे हैं कि थोड़ी देर ज़रूर हुई है, लेकिन हम ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब 50 साल गुजर चुके हैं भारत और चीन की उस जंग को जिसको दुनिया याद रखती है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इस तैयारी को? देखो, इसको जंग की तैयारी नहीं कहना चाहिए। जब भी आप डिप्लोमेसी करते हैं तो फौज की जो आपकी स्ट्रेंथ है और डिप्लोमेसी है, वो दोनों दो हाथ हैं एक तरह से, वो बराबर बराबर चलेंगे। अब जब चीन अपना डिफेंस बजट इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो कि जाके कोई $100 बिलियन हो गया है, जब उनसे सारी दूसरी शक्तियाँ ये पूछती हैं कि अपना डिफेंस का बजट आप इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ हम अपनी फौज को स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आक्रामक हैं। अब तैयारी करना कोई आक्रमण करना नहीं होता, लेकिन जैसे संदीप ने कहा कि ये बहुत समय इसमें बीत चुका था जब चीन की जो तैयारी तिब्बत लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ तिब्बत में है, वो हमारे से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो उसमें थोड़ा बैलेंस लाना, संतुलन लाना वो ज़रूरी था।
एक साइड आप बातचीत करेंगे, दूसरी साइड अपनी जो तैयारी है वो आपको रखनी पड़ेगी, ताकि जो देप्सांग में हुआ, जो ले में हुआ, वो दोबारा चीन सोच समझ के ऐसा कदम उठाए, ये ना करे कि ऐसे पिन प्रिक्स भी करता रहे और साथ में बातचीत में उसका प्रेशर आपके ऊपर डालता रहे। यानी केसी सिंह आप ये कह रहे हैं कि दोनों जो हैं वो बराबर के खिलाड़ी हों तब वो बातचीत करें, बातचीत शांति की होनी चाहिए लेकिन तैयारी जंग की होनी चाहिए। ये बात ठीक है, इसको हमें ये नहीं कहना चाहिए तैयारी जंग की होनी चाहिए, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई आपसे जंग ना करे। और ये कहा जाता है कि अगर आप जंग के लिए तैयार हैं तो जंग नहीं होगा, तब आप शांति जंग की बात तभी कर होता सकते है हैं। अगर दूसरी साइड ये समझे कि आपकी तैयारी नहीं है। बहुत दिलचस्प बात आप कह रहे हैं कि अगर आप जंग के लिए तैयार हैं तो आप शांति की बात कर सकते हैं, ताकि दोनों तरफ से जो है वो बैलेंस ऑफ पावर, संतुलन जो है वो शक्ति का वो नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि जो चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर जो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है उसके आसपास बिल्ड किया है, क्या ये एक तरह का वो प्रोवोकेशन है जो भारत को मिल रहा है? नहीं, हमें प्रोवोकेशन नहीं, बहुत पहले हमें सोच लेना चाहिए था। उनको 2-3 एडवांटेजेस हैं। एक तो तिब्बतन प्लेटो जो है वो फ्लैट है और ऊंचा है, तो उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचना आसान है। हमारी जो कनेक्टिविटी है वो मुश्किल है, क्योंकि हमें चढ़ाई में जाके पहाड़ों के ऊपर जाके कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। तो हमने सड़कें बनाने में, कनेक्टिविटी करने में बहुत देर की है। लेकिन स्ट्राइक कोर का मतलब ये है कि ये इस कोर के अंदर मोबिलिटी होगी, इसके अपने जहाज होंगे, इसके पास अपने हेलीकॉप्टर होंगे। इसमें आपको एडवांटेज क्या होगा कि ये नहीं है कि पूरी 3000 किलोमीटर की लाइन पे आप फौज खड़ी कर देंगे। आपके पास मोबिलिटी आ जाएगी कि इसको आप जल्दी से हवाई जहाज़ों में उठा के, और हेलीकॉप्टर्स में जो आप लाइट आर्टिलरी अमेरिका से खरीद रहे हैं, वो तोपें आपने कारगिल में देखा, हमें दोबारा से बोफर्स को इस्तेमाल करना पड़ा। अब बोफर को आप खींच के ऊपर लेके जाते हैं, ऐसी हाइट तक आप नहीं ले जा सकते, लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर आपकी आर्टिलरी को उठा के जल्दी से नई जगह पे ले जा सकते हैं, जल्दी से अपने फौजियों को पोजीशन कर सकते हैं। तो एक चेस की गेम की तरह अगर वो कहीं चाल चलेंगे तो आप दूसरे 2-3 चालें उसके जवाब में चल सकते हैं। तो ये स्ट्राइक कोर का ये मतलब है। जी प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय, आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। ये बताइए कि जो देप्संग घाटी वाली घटना है वो कहीं ना कहीं भूत की तरह ज़रूर पीछा कर रही है। कई दौर की इस बीच बातचीत हो चुकी है, रक्षा मंत्री के स्तर तक बातचीत हो चुकी है, हालांकि चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम चीन की बात कर रहे हैं जो घुसपैठ वाली खबर है वो बार बार उभर कर सामने आ रही है। देखिए, एक तरह से संदीप ने इसका इशारा किया, खुलेआम नहीं कहा पर इशारा किया कि एक बार हमारी दिक्कत थी सीमा पे 1962 में, और उस समय हमारे पास ना माउंटेन डिवीज़न थी, ना हथियार थे। जो सबसे आगे सैनिक थे उनके पास केवल 50 राउंड थे। तो अब भारत सरकार सोचती है सिर्फ चीन को नहीं लेके, पर अपनी रक्षा को लेके ग्रेट पावर बनने के लिए, और उन्होंने ये सोचा है कि ये कोर बनाया जाए। टाइमिंग थोड़ा ख़राब था, क्योंकि यदि पहले कर देते या बाद में कर देते तो इसको जो लद्दाख में हुआ वो जोड़ के, वो जो मेजर जनरल चाइनीज़ का बोला भारत के खिलाफ, वो सबको नहीं जोड़ा जाता। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि चीन की जो आर्थिक और सैनिक ताकत है वो ज़बरदस्त है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम चीन को आराम से धकेल लें जी। हम ये चाहते हैं कि हम अपना सीमा को सुरक्षित कर सकें, और हम चाहते हैं कि चीन को कम से कम लगे कि ये थोड़ा से तो बंधन है, ये 62 के बिल्कुल तरह के नहीं है। बट जैसे केसी सिंह साहब ने कहा था, हमें 2 हाथ से ताली बजाना चाहिए। डिप्लोमेसी पहले हाथ होना चाहिए। डिप्लोमेसी ही हमारा जो झगड़ा है सीमा के ऊपर वो तय होगा, हथियारों से नहीं। जी, हथियारों से तय नहीं होगा, लेकिन साफ तौर पर ये बात जिस तरह से बार बार सामने आ रही है कि तैयारी जो है वो ज़रूर अपनी पूरी रखनी होगी। आर्यन दास जी, ये बताइए कि जिस तरह से कई लोग ये भी कह रहे हैं जो दरअसल खासकर वो पीस लविंग लोग जो कि जंग को बहुत अच्छा आइडिया नहीं मानते, उनका ये कहना है कि 65,000 करोड़ इज़ टू मच ऑफ अ कॉस्ट, बहुत ज़्यादा भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर डालेगा, खासकर ऐसे दौर में जबकि बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चे हमारे यहाँ भूखे सो रहे हैं। आपको लगता है फिर भी ये अक्लमंदी का कदम माना जाएगा कि तैयारी जो है हमें अपनी पूरी रखनी है?
देखिए, ये एक बड़े मुद्दे पर मतलब राष्ट्र के हित के लिए किया जाता है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो इसलिए ये खर्चा तो जस्टिफिकेशन होता है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी भारत इतना बड़ा एक राष्ट्र है और देखिए चीन के साथ हमारा एक प्रॉब्लम है जिसको मैं अंग्रेजी में कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी डायलेमा, एक पेरिनियल सिक्योरिटी डायलेमा होता है चीन के साथ। तो इसका मतलब ये जो हमारा जो डिफेंस को मॉडर्नाइज किया जाता है, एक तो माउंटेन कॉप की बात आपने जिक्र किए हैं जी। उसके बाद दूसरा शायद किसी ने भी जिक्र नहीं किए हैं, हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी काफ़ी हद तक उन्होंने डेवलपमेंट किया गया है जो कि पहले नहीं था। तो ये दोनों चीज़ को इकट्ठे आप जोड़ के देखना चाहिए। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी डेवलप हो रहा है जो पहले नहीं था, क्योंकि ये कनेक्टिविटी जो हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसके साथ पहले इतना ज़बरदस्त नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, वो बाद में हो रहा है। तो उसके साथ इसको भी दोनों चीज़ को इकट्ठे देखना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ बताऊं, एक तो है सिक्योरिटी डायलेमा है चाइना के साथ, दूसरा बात है आप किसी कंट्री के साथ व्हेन यू डील विथ एनी कंट्री, हालांकि चाइना हो, यू कैन ओनली डील विद अ कंट्री फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। इफ यू आर वल्नरेबल, इफ यू आर वीक, यू कैनॉट रियली नेगोशिएट। जी। सो इन दैट सेंस इट हैज एवरी जस्टिफिकेशन। यानी आप ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए दोनों पार्टियों का मजबूत होना जरूरी है, जरूरी तभी है। बराबर के प्लेटफॉर्म पे, Yes. जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड Yes, कहते हैं, yes. उस पे बातचीत होगी। जी। संदीप, आप कुछ कहना चाहते थे, फिर मेरा एक सवाल। हाँ, ये जो खर्चे की बात आप कर रही हैं, तो कोई कहना नहीं चाहता, पॉलिटिकली इनकरेक्ट होता है, पर हिंदुस्तान की फ़ौज पे एक दोबारा नज़र डालनी होगी कि ये इतनी भारी भरकम और अनविल्डी फ़ौज हो गई है कि इसका सबसे खराब टीथ टू टेल रेशियो है। यानी एक लड़ने वाले सैनिक के पीछे जो सपोर्ट करने वाले हैं वो इतने ज़्यादा हैं और उनका खर्चा हम और आप इंडियन टैक्स पेयर उठा रहा है। कुछ सामंती मानसिकता की वजह से है कि साहब के आगे 2 और पीछे 4 होने चाहिए, और कुछ चूँकि उन पे दोबारा नज़र नहीं डाली गई। जनरल वीपी मलिक ने ज़रूर कवायद की थी, उन्होंने कोशिश की थी कि 50,000 सैनिक हर साल कम कर दिए जाएं, पर दुर्भाग्य से ठीक उसके बाद कारगिल हो गया और इस बात को दफन कर दिया गया। मेरे ख्याल से वक्त है जबकि हम अलग एडिशनल बटालियन, डिवीज़न, कोर बना रहे हैं, तो उस समय हमें ये भी देखना होगा जो अंग्रेज़ों के ज़माने की ली हुई फ़ौज है उसमें कौन कौन से विंग बेकार हो गए हैं, उनको हटा देना चाहिए, जिससे कि ज़बरदस्ती का खर्चा, मिलिट्री फार्म, घोड़े, खच्चर, ये सब पालने का खर्चा तो मॉडर्न आर्मी कहीं भी नहीं करती। संदीप, आप ये कह रहे हैं कि जहां एक तरफ एडवांसमेंट होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, हथियार मिलने चाहिए, वहीं लोग यानी जो मैन पावर है उसे कम करने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि पार्लियामेंट कमेटी को फिर से इंडियन आर्मी का टीथ टू टेल रेशियो पे स्टडी करनी चाहिए। एक स्टडी हुई थी 10-12 साल पहले और उसके रिजल्ट्स तो बहुत ही निराशाजनक थे, जिसमें कि ये साफ हो रहा था कि हिंदुस्तानी टैक्स पेयर जो है ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे का पैसा दे रहा है। और उसके बराबर में जो आर्ग्यूमेंट है, जो दलील है, वो दी जाती है कि जब चीन इतना खर्च करता है, पाकिस्तान इतना खर्च करता है, अपने पूरे बजट का इतना बड़ा फीसद, तो भारत तो उसके मुकाबले जी टीथ टू टेल रेशियो, लड़ने वाले जवान के पीछे कितने सिविलियन और कितने फौजी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वन ऑफ द वर्स्ट है वर्ल्ड में इंडियन आर्मी का, और इस पे दोबारा नजर देनी जी होगी। बिल्कुल जरूर। मैं आती हूँ आपके पास वापस। केसी सिंह, ये बताइए कि चीन इसको किस नजरिए से देखेगा? ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन जब चीन अपनी तैयारी करता गया है उस टाइम हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसका किया, लेकिन इसमें अगर उनको कोई एतराज़ होता है जब उनसे बातचीत करेंगे तो हमें वही जवाब देना चाहिए जो अमेरिका को देते हैं या वो जापान को देते हैं जब वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, हम आप पे आक्रमण नहीं करना चाहते, हम तो अपनी खुद की तैयारी कर रहे हैं। तो चीन को ये कहना मेरे ख्याल बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी ही चाल वो चलते आए हैं पिछले 10-15 साल में। जैसे उनकी इकॉनमी बढ़ी है, उनका डिफेंस बजट बढ़ा है और वो अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़, दूसरी कैपेबिलिटीज़, और इसी लहजे से उन्होंने थोड़ी धक्केबाजी शुरू की है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में। कुछ टापुओं को कहा ये हमारे हैं जो कि लॉज ऑफ सीज के नीचे नहीं बनते। तो ये जो उनका एग्रेसिव एटीट्यूड है उसके पीछे उनकी फौज की तैयारी है, उनकी नेवी की तैयारी है, उनका डिफेंस बजट है, उसका उनके बिहेवियर पे, उनके जिस तरीके से वो पेश आ रहे हैं दुनिया के साथ, उस पर असर है। तो इसलिए उनको ये कहना कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, हमें
बड़ी आसानी से उनको समझाना होगा समझा कि सकते ये हैं। कोई ऐसी बात नहीं, जो अद्भुत बात नहीं जो सिर्फ हिंदुस्तान कर रहा है। बिल्कुल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जब भी इस तरह के मौके आते हैं, जब चीन और भारत की बात होती है, तो लगभग इस तरह से इतिहास देखा जाता है 1962 से पहले कम लोग नज़र डालते हैं, लेकिन 50 सालों में देखें तो उस तरह का मुकाबला भी सामने आता है कि इन 50 सालों में भारत कहाँ पहुँचा है और चीन कहाँ पहुँचा। ब्रेक के बाद हम इसका भी जिक्र करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत और चीन के रिश्तों की। जिस तरह से भारत अपनी तैयारी कर रहा है, उसको चीन कैसे देखेगा, ये भी जानने की कोशिश करें। लेकिन इसी दौरान एक तरह से वो भी पन्ने पलटे जा रहे हैं जो पिछले 50 सालों के दौरान लिखे गए हैं। प्रोफेसर चिनॉय, ये बताइए कि जिस तरह से जब भी भारत और चीन का जिक्र आता है, खासकर अगर पिछले 5 दशकों का हम जिक्र करें, तो भारत अपने को कहता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और हमारे यहाँ बहुत आज़ाद प्रेस है, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लाखों बच्चे भूखे सोते हैं। चीन का हम जिक्र करें तो हम वो कहा जाता है कि बिल्कुल बंद सोसाइटी है, क्लोज सोसाइटी है, एक निरंकुश कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन उसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आर्थिक ताकत बन गया है। मुझे लगता है कि संदीप ने ये टीथ टू टेल रेशो जो उठाया, बात एक्स्ट्रा फौज के बारे में, वो उसका हिसाब 2 तरीके से लेना होगा। एक जो वो बोले, दूसरा ये है कि हथियार जल्दी खरीदने चाहिए। जितनी देरी होगी इतना खर्चा बढ़ेगा। रही बातचीत चीन से, हम उनसे सीधा बात कर सकते हैं। आखिर में वो श्रीलंका के पास भी पोर्ट बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, साउथ सीज में भी बना रहे हैं, साउथ चाइना सीज में भी। मुझे लगता है कि जिसको इम्पीरियल ओवरस्ट्रेच कहते हैं, कि आप ज़्यादा दूर अपने हाथ पैर मारे, उनको ये भी खतरा है कि उसका नुकसान हो जाए। पर मुझे तो पूरा विश्वास है, जैसे केसी सिंह साहब ने भी कहा, कि हम तो नहीं चाहते कि हम युद्ध करें चीन के साथ। तो हमारा डिफेंसिव वॉल है एक तरह से, जैसे चाइना वॉल है, वो हम चाहते हैं कि उस तरह का हम फोर्टिफिकेशंस को बढ़ा लें। ये मतलब मुहावरा से कह रहे हैं, ऐसे तो होगा नहीं। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि फौजी मामलों में ज़्यादा विशेषज्ञों को बुलाया जाए, उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि यही होता है कि जिन लोगों की एक राय है वो इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर ये होता कि भाई एक मेजर जनरल चीन से, हाँ, कि किसी ने हमारे खिलाफ ये बोल दिया, किसी और ने क्या दिया। और अगर ऐसा ही सुनना होता तो चीनी मेजर जनरल ने जो कहा था उस वाली बात पे शायद रक्षा मंत्री की जो पूरी मुलाकात थी, पूरा दौरा है, वही नाकाम हो गया होता। हैरानगी की बात है कि चीन में इतना लोगों ने नहीं कहा जी जितना वो मेजर जनरल ने कहा। बिल्कुल। मैं लौटती हूँ आपकी तरफ ही पूछूंगी, लेकिन संदीप, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एशिया की 2 बड़ी ताकतों के बारे में बात हो रही होती है, तो क्या वाकई जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, क्या वो सोशल पॉलिटिकल इंडिकेटर्स भी मायने रखते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे हम बात करते हैं? हाँ, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। सोशो पॉलिटिकल इंडिकेटर्स जो हैं, जब तक आपके हाई नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तब तक आपकी कोई माने नहीं है दुनिया में। और हिंदुस्तान, जैसा आपने बहुत सही कहा कि हिंदुस्तान भी दूसरी तरफ, जैसे कि फूड सिक्योरिटी बिल है या नरेगा है और बाकी सोशल स्कीम्स हैं, कोशिश कर रहा है कि अपनी जनता को भी खुश रखे और सुदृढ़ रखे और पढ़ा लिखा रखे, क्योंकि उसके बिना रास्ता नहीं है। और इन सब की बुनियाद, हर चीज़ की बुनियाद आर्थिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना ना फौज चल पाएगी, ना बच्चे जो हैं पढ़ पाएंगे, ना खा पाएंगे। लेकिन संदीप, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर चीन का हम जिक्र करें, तो वो फ़ायदा क्या उनकी जनता को मिलता है? क्या जिस तरह का पॉलिटिकल फ्रीडम यहाँ पर है, जिस तरह से मैं और आप बैठकर इतनी आज़ादी से बात कर रहे हैं भारत और चीन के रिश्तों पर, क्या ये सब मायने रखता है जब अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में जिक्र होता है कि भारत कहाँ पहुँचा, चीन कहाँ पहुँचा? हर देश का अपना एक इतिहास होता है, और उस इतिहास के मुताबिक वहाँ की जनता जो है अपना जो रूलर है उसको चुनती है या सहती है या काम चलाती है। तो चीन के साथ भी यही हो रहा है। वहाँ धीरे धीरे सुधार की बयार बह रही है। सुधार जिसको हम अपनी नज़र से देखते हैं, हम मानते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी शायद सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है दुनिया में राष्ट्रों को चलाने का। उसके हिसाब से वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कवायद हो रही है, पर बहुत सारे अगर आप इंडिकेटर देखेंगे तो उनमें से चीन कहीं आगे है हिंदुस्तान के। और जहाँ तक अपनी सैन्य क्षमता का सवाल है चीन का, तो हम लोग जनरल की बात कर रहे थे, तो एक जनरल ने वक्तव्य दिया था जब मेनन साहब अभी जा रहे थे, उन्होंने कहा चीन के सामने 5 मेजर थ्रेट हैं। पहली थ्रेट है जापान के साथ सिनकाकू आइलैंड, दूसरा साउथ चाइना सी, तीसरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चौथा साइबर और 5वां स्पेस वॉरफेयर।
तो यानी हिंदुस्तान छठा, सातवां या आठवें दर्जे पे आता है। पर हाँ, हिंदुस्तान को अपनी नज़र से अपना मकान अच्छा रखना होगा, मिट्टी की दीवारें ना हो, ताले ऐसे ना हो जो कि तोड़े जा सकें आसानी से। तो हमारी जो रक्षा संबंधी जितनी कवायद है वो इस तरफ है कि हम मजबूत रहें, जिससे कि कोई दुर्घटना हो, कोई घटना हो तो उसका हम सामना कर पाएं। केसी सिंह, ये बताइए कि पाकिस्तान के मद्देनजर हम देखें तो 3 हमलावर कोर हमारे पास हैं। चीन के मद्देनजर हम पहला हमलावर कोर तैयार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक पाकिस्तान ऑब्सेस्ड है? ये बात आपकी ठीक है। ये अब हिंदुस्तान की समझ में आ रहा है, जो हम अब आम तौर पे देख रहे हैं, कि पाकिस्तान इतनी बड़ी मुसीबत ना होती अगर उनके पीछे चीन का हाथ नहीं होता। चीन ने जो उनको क्लैंडस्टिनली टेक्नोलॉजीज़ दी, न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी दी, उनको जेट्स देते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि उनको आगे रखें, उनका झगड़ा होता रहे हिंदुस्तान के साथ, ये पीछे रहें, आमने सामने आके इनकी झपट ना हो। और यही चीज़ें अभी तक इन्होंने जापान और साउथ कोरिया के साथ की। वहाँ पे ये नॉर्थ कोरिया को यूज़ कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर दिया, वो उनको दबा के रखेगा दूसरे देशों को। ये चीन की अभी तक ये पॉलिसी रही है, लेकिन अब लगता है इस पॉलिसी से नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, जब इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, इनकी इकॉनमी बहुत बड़ी हो गई है। अब ये सीधे निकल के बात करने लगे हैं कि ये साउथ चाइना सी मेरा है, ये ईस्ट चाइना सी मेरा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम ये करेंगे, कभी अंदर आएंगे, कभी कुछ करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको इनके साथ लड़ाई करनी चाहिए जी। चीन मेरे ख्याल एक नए फेज में आया है, उस फेज में उसके भी समझ में नहीं आता कि अपनी शक्ति को कैसे प्रयोग करना है। तो अगर वो देखेंगे कि इसका नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि जापान हिंदुस्तान इकट्ठे होंगे, सारे पड़ोसी देश एक दूसरे से हाथ मिला के इनके वरखिलाफ हो जाएंगे, तो उसमें चीन का नुकसान होगा। चीन अकेला होगा, सारे देश इकट्ठे होंगे, और इसका अमेरिका फायदा उठा रहा है। जो एशियन पिवट अमेरिका ने की है, जो पैसिफिक में आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पैसिफिक में जो देश चीन के पड़ोसी हैं, वो सारे घबरा रहे हैं इस बात से कि चीन क्या कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये ऐसा समय है जब चीन के पॉलिसी मेकर्स भी सोच रहे हैं कि उनकी अगली पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और हमें अगर हम तैयारी अपनी रखें तो लगता है कि ये समझ आएंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर जापान, ताइवान, वियतनाम, ऐसे तमाम कई देश हैं जिनसे पूछा जाए कि आखिर चीन कितना तंग उन्हें करता है, कितने परेशान वो रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आर्यन जी कि जो स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज है चीन का ऊपर होने का, क्या वाकई वो भी भारत को काफ़ी हद तक परेशान करता है और उसके लिए भी एक अलग से तैयारी की जरूरत है? 1962 में हमने देखा है इसका काफ़ी नुकसान हमें भुगतना पड़ा। आप जो कह रहे हैं चाइना के साथ मतलब कैसे आप मतलब डील जो स्ट्रेटेजिक तौर पर जो उनकी यानी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है उसमें वो ऊपर है, उस वजह से भी काफ़ी भारत को नुकसान होता है। ये ठीक है, लेकिन देखिए भारत भी बहुत सारे, जैसे किसी सिंह साहब ने कहा, जापान के साथ और वियतनाम के साथ, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी कंट्रियों के साथ भी काफ़ी सारे समझौता करके, मतलब ये नहीं है कि दे आर एम्ड अगेंस्ट चाइना, बट फिर भी इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ डिटरेंस। जी। When we have some strategic alliance with country like South Korea or Japan or for that matter Vietnam, तो it creates a sort of deterrence, hedging कह सकते हैं उसको भी। तो इसमें फायदा, क्योंकि अभी there is asymmetry between China and India, तो India cannot certainly match with Chinese their defense preparedness and all that. So we have to create a sort of deterrence, and that is possible if you have a strategic यानी कि जो बहुत बड़ा जो गैप है, बहुत बड़ी जो गल्फ है, उसे भरना जरूरी है जो दोनों की ताकतों के बीच में है। और इसीलिए बिल्कुल इसीलिए इस बैलेंस ऑफ पावर से कहा जा रहा है कि देर से उठाया गया कदम जरूर है लेकिन सही कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आर्यन दास जी, कमल मित्र चनॉय, संदीप दीक्षित, केसी सिंह। तो साफ तौर पर जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, शायद उसी पर आखिर होना भी था कि अगर जंग की तैयारी होगी तभी शांति बेहतर तरीके से हो पाएगी। शायद दोनों पार्टनर्स जब इक्वल फुटिंग पर, दोनों बराबरी से बात करेंगे, तभी बेहतर बात होगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।